नमस्कार साथियों, मैं प्रभांशु झा आपके गैलेक्सी इंस्टीट्यूट आपके परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग फिर से बेटा पढ़ने वाले हैं, उसी श्रृंखला को आगे ले जाएंगे जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। क्या सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड मतलब सेंटेंस के बारे में। सर किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा? सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे लेक्चर में। देखिए क्या हो रहा था, हमने ये पढ़ा था कि सर किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हो गया बच्चा स्ट्रक्चर। हमने देखा था सब्जेक्ट के बारे में, तो हमने सब्जेक्ट के बारे में ये देखा था कि सर दो ही चीजें आएंगी ना। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपकी दो चीजें तो जनरली आएंगी, एक नाउन एक प्रोनाउन, ठीक है। और अगर किसी को सर आना है, और अगर किसी को आना है, अदर जो थिंग्स होंगी उनको क्या बनना पड़ेगा बच्चा? नाउन बनना पड़ेगा। तो हमने नाउन इक्विवेलेंट को भी देखा था ना, हमने देखा था नाउन इक्विवेलेंट के बारे में भी हमने देखा था। ये तो हो गया। लेकिन जब बात करें सर सब्जेक्ट को पहचाने कैसे हम लोग ना, सब्जेक्ट को कैसे पहचाने सर कि ये सब्जेक्ट है, ये ऐसे ऐसे इसका वर्क है, ये कर रहा है। तो आपने बताया सब्जेक्ट पे आएंगी नाउन, सब्जेक्ट पे आएगा प्रोनाउन और सब्जेक्ट पे आएगा नाउन इक्विवेलेंट। बट एक्चुअल में किसी भी सेंटेंस में जो पार्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड में, सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए। अगर ये वर्ब सब्जेक्ट कहेंगे किसे, तो बच्चा ये वर्ब है ना, इसमें एक्शन होगा, इसमें स्टाइल होगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ते हैं बच्चा। ये एक्शन होगा और एक बीइंग होगा ना। तो देखिए जो बीइंग वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी, वो होगी आपकी वर्ब। बट बच्चा एक्चुअल में ये स्टाइल कर रहा होगा, या सर कुछ होने को जो हो रहा होगा, मतलब सर कुछ होने को जो हो रहा होगा, या जो कोई एक्शन स्टाइल कर रहा होगा, वही आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है। और सर वो जो एक्शन हो रहा होगा, जो बीइंग समथिंग का मतलब कुछ होने को दिखा रहा होगा, मतलब जो हो रहा होगा, वो आपका वर्ब बनेगा। क्या बनेगा? वर्ब। मतलब सुनिएगा ध्यान से, एक बार कंफ्यूजन दूर करिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो किसी एक्शन को कर रहा होगा ना, कुछ वो हो रहा होगा, होने को दिखा नहीं रहा होगा, वो कुछ हो रहा होगा ना। अब स्टाइल दिखाना, एक्शन दिखाना या कुछ होने को दिखाना, ये काम है वर्ब का। इसका काम है वर्ब का। लेकिन जो एक्चुअल में कर रहा है वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चा? किंग ऑफ द सेंटेंस होता है आपका, और ये प्रिंसिपल ऑफ द सेंटेंस होता है आपका वर्ब ना। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सर ये तो हो गया कहते किसे हैं। अगर हम बात करें बच्चा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, इन सब के पहले जो आपका सेंटेंस यूज हो रहा है वही आपका सब्जेक्ट बनने वाला है। अदरवाइज सभी को आप लेके आप प्रेडिकेट कह देते हो। क्या कह देते हो? प्रेडिकेट। जैसे हमने लिखा कि रामू एंड श्यामू, रामू एंड श्यामू ईट एन एप्पल ना। अब देखिएगा ध्यान से बच्चा, क्या हो रहा है? रामू एंड श्यामू, क्या हो गया? रामू एंड श्यामू, ये आपका बनेगा सब्जेक्ट। ये क्या बन जा रहा है? सब्जेक्ट। ये आपका बन जा रहा है प्रेडिकेट। क्या हो जा रहा है? प्रेडिकेट ना। तो देयर आर टू पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी बच्चा सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, पहला सब होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा बच्चा प्रेडिकेट। अब क्या हो रहा है, अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये कुछ होने को दिखाएगा, कुछ जो एक्शन है वो कर रहा है। ये मतलब क्या है, सॉरी देखना, दो चीज में कंफ्यूज मत होना। होने को दिखा रहा है, करने को दिखा रहा है, वो बच्चा आपका वर्ब है। लेकिन जो कर रहा है या कुछ हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। एकदम सिंपल सा है ये, रामबाण है, कभी आप मतलब भूलोगे भटकोगे ही नहीं, एकदम इजी वे है ये। और दूसरा क्या है सर, क्या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब के पहले जो होगा वही आपका क्या? सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अगर बात करें बच्चा वर्ब की, तब हम लोग वर्ब के ही बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उसको कंप्लीट नहीं किया था, तो आज हम लोग वर्ब को कंप्लीट करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। देखिए वर्ब क्या है एक्चुअल में ना, वर्ब का काम क्या है, वर्ब कर क्या रहा है, इसके बारे में बच्चा हम लोग बात करेंगे। या आपका सेंटेंस बन रहा है जो, सॉरी बच्चा, अब देखिए क्या हो रहा है। ये जो आपका वर्ब है, ये आप इतना जानते हो सर, ये डूइंग वर्ब होगा, बीइंग वर्ब होगा ना। डूइंग वर्ब होगा, बीइंग वर्ब होगा, ये आपको पता है ना। डूइंग वर्ब एंड बीइंग वर्ब, ये आपको दोनों पता है। डूइंग वर्ब क्या होगा?
बीइंग वर्ब क्या होगा। अब अगर बात करेंगे जितनी भी बच्चा ऑक्सिलरीज वर्ब होंगी वो सारी होंगी आपकी बीइंग वर्ब, कुछ होने को दिखा रही होंगी, बट एक्चुअल में जब बच्चा आप देखते हो कि जो डूइंग वर्ब होगी ये बनेगी मेन वर्ब। क्या बनेगी? मेन वर्ब। यहीं पे ध्यान से देखना। अब हमने क्या कहा कि विदाउट मेन वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस, मतलब बिना मेन वर्ब के बेटा हम लोग बना ही नहीं सकते किसी सेंटेंस को ना। तो सर ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। हमने क्या कहा, जो डूइंग वर्ब है आपकी इसमें एक्शन होगा, इसमें स्टाइल होगा, इसमें एक्शन होगा, इसमें स्टाइल होगा। इसमें बीइंग वर्ब में सर क्या होगा, इसमें एक्शन स्टाइल नहीं भी होगा फिर भी ये मेन वर्ब बनेगी बेटा। कैसे बनेगी मैं भी बता रहा हूं, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। ये बीइंग वर्ब आपकी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, तो सर ये हेल्पिंग वर्ब भी बनेगी और मेन वर्ब भी बनेगी बेटा। देखना ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या होगा ना। तो मतलब ये कहना सर हमेशा के लिए नहीं ठीक होगा कि आपकी एक्शन या स्टाइल वर्ब भी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ये डिपेंड करता है सर इसके प्रेजेंटेशन पे बेटा, ये किसके, एक्शन वर्ब और स्टाइल वर्ब के ना होने पर ना। ये अगर ये प्रेजेंट है बेटा, ये आपकी एक्शन या स्टाइल वर्ब जो भी है प्रेजेंट है सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब 100% उसी को बनना है। बट अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, इसके एब्सेंस में बेटा आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो बन जाती है आपकी मेन वर्ब। तो जब भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन रही होगी वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। लेकिन देखिएगा ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी बेटा। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। देखिएगा कॉन्सेप्ट पहला क्या है कि सर हमने ये देखा कि जो भी डूइंग वर्ब है और बीइंग वर्ब है तो ये भी मेन वर्ब बन जा रहा है, ये भी मेन वर्ब। ये बच्चा ऑलवेज मेन वर्ब होते हैं, जो एक्शन स्टाइल हैं ये ऑलवेज आपके मेन वर्ब ही होते हैं, ऑलवेज मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। बट ये बच्चा कभी कभी होंगे किसके एब्सेंस में होते हैं। ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है ये बच्चा मेन वर्ब के एब्सेंस में, मेन वर्ब के एब्सेंस में आपका बन जाता है क्या, ये बन जाता है आपका मेन वर्ब। जो आपका ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के एब्सेंस में मेन वर्ब बनता है। आप चाहे तो ये वाला एरो बच्चा इधर मार सकते हैं कि जो एक्शन होगा, जो स्टाइल होगा वो एब्सेंस होगा सेंटेंस में। ये बीइंग समथिंग बच्चा दिखा रहा होगा, कुछ होने को दिखा रहा होगा, तो ये ऐसे ही आपकी जो वर्ब है वो मेन वर्ब तब बन रही होगी। एग्जाम्पल लेंगे बच्चा और अच्छा समझ में आएगा। देखिए मैंने लिखा, देखिएगा एग्जाम्पल, मैंने लिखा सोहन गोइंग टू वॉक। बच्चे ये टहलने जा रहा है, सोहन गोइंग टू वॉक। सोहन क्या कर रहा है? टहलने जा रहा है ना। सोहन इज गोइंग टू वॉक। अब देखना जरा, ये जो आपका बच्चा ये है ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ही देख रहे हैं कैसे क्या कितना होता है सब कुछ। हाँ, ये जो आपका गोइंग है ये क्या है? ये इज जो आपका है ऑक्सिलरी वर्ब है सर, और ये गोइंग है, इसमें एक्शन और स्टाइल है। इसमें एक्शन भी है और बच्चा इसमें स्टाइल भी है, मतलब एक्शन स्टाइल वही होता है अथवा करके ना। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। जैसा कि मैंने कहा था कि मेन वर्ब बेटा हमेशा एक्शन स्टाइल हमेशा ही होगा, लेकिन ये इस पे निर्भर करता है, इस पे डिपेंड करता है कि ये प्रेजेंट है कि एब्सेंस है ना। अगर ये उपस्थित है वाक्य में तो यही मेन वर्ब बनेगा। अगर ये नहीं प्रेजेंट है, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब बनेगी। हेल्पिंग वर्ब कभी मत कहिएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं बन सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब बनेगी ना। लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, ऐसा नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आती है ऑक्सिलरी वर्ब तो वो बनती है हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब है, इसे आप एक्शन और स्टाइल वर्ब कहते हो। अब बेटा ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है अब ये बनेगी क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। क्यों बनी? क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ आई, ठीक है, लेकिन एक्शन वर्ब या स्टाइल वर्ब, मैंने क्या कहा? एक्शन वर्ब या स्टाइल वर्ब के साथ आई, इसलिए ये बनी क्या आपकी? हेल्पिंग वर्ब बनी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो होता क्या है जनरली हम लोग इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होता है बेटा कि जैसे ही आपकी एक्शन वर्ब या स्टाइल वर्ब के साथ आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, वो बनेगी हेल्पिंग वर्ब। अकेले सेंटेंस में जब ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो हेल्पिंग तो बन ही नहीं सकती है कभी। तो जब भी मेन वर्ब बनना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी मेन वर्ब बनेगी ना। मैंने लिखा
सोहन इज अ गुड बॉय। सोहन बच्चा अच्छा लड़का है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, आपका सोहन है, ठीक है, ये बच्चा सब्जेक्ट है क्योंकि क्या है सर, ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले यूज हुआ है। दूसरी बात सर, कुछ होने को जो हो रहा है यही हो रहा है। एक अच्छा लड़का कौन हो रहा है, सोहन हो रहा है। होने को दिखा कौन रहा है, तो इज दिखा रहा है बच्चा ना। देखिएगा ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। तब इसमें ध्यान ये देना है हमको सर, ये जो इज है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है कि नहीं है, तो क्यों है। देखिएगा यहाँ पे बेटा कोई भी एक्शन वर्ब या स्टाइल वर्ब या वर्ब ना कहकर वर्ड भी कह सकते हो, कोई एक्शन वर्ड या स्टाइल वर्ड का यूज ही यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। और मेरे पास बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि बिना सहायक क्रिया, सॉरी बिना मेन वर्ब के, बिना मुख्य क्रिया के हम लोग एक भी वाक्य बना नहीं सकते हैं ना, बिना मुख्य क्रिया के। तो सर इसमें किसी ना किसी को तो बनना होगा, तो हमेशा तो वर्ब ही तो बनेगी ना, मेन वर्ब। तो देखिए जो आपका इज है बेटा, यही यहाँ पे क्या बनेगी, मेन वर्ब बनेगी। क्या बनेगी, मेन वर्ब। एक्चुअल में है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ये है ऑक्सिलरी वर्ब स्टाइल वर्ड या एक्शन, मतलब स्टाइल और एक्शन के सेंटेंस में ना होने से, एक्शन और स्टाइल के सेंटेंस में ना होने से यही बच्चा आपकी ऑक्सिलरी वर्ब बन जा रही है। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब बन जा रही है। तो अगर कोई कहता है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है, मेन वर्ब एक ही है, तो बेटा देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये डिफरेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो मेन वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब ये डिफरेंट होता है। मेन वर्ब मींस एक्शन स्टाइल, ऑलवेज इसका मतलब होगा एक्शन और स्टाइल से, मतलब सर ऑब्लिक लगा के, ये मतलब दोनों अलग नहीं है बेटा, एक ही है। और इसका होगा बीइंग समथिंग, ये कुछ ना कुछ होने को दिखा रहा होगा। लेकिन जब बच्चा ये सेंटेंस में अकेले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब एक्शन स्टाइल के साथ नहीं आएगा, ये मीन्स को लेकर आता है, अपने अर्थ को लेकर आता है। यहाँ पे इसका अर्थ कुछ होने को दिखा रहा है, लेकिन यही आपका जो यहाँ पे आया है बेटा, ये मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एक्शन और स्टाइल को दिखाया जा रहा है, ना कि कुछ होने को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ करने को दिखा रहा है, तो कुछ करने को हमेशा जो सर होता है स्टाइल और एक्शन दिखाता है। लाइक गोइंग, गोइंग का मतलब क्या है बच्चा, चलना ना। गो का मतलब हो गया वही आपके फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है, ये एक्शन हो गया। अब ये बताइए, अगर हेल्पिंग वर्ब को मैं कह दूं मेन वर्ब, तो ये पॉसिबल है क्या? देखिए ये है बेटा हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा बच्चा ध्यान से, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब ना। तो ये क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपकी ये जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाए? पॉसिबल ही नहीं है सर। जब ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है तब वो हेल्पिंग वर्ब बनती है, लेकिन जब वो अकेले ही आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कहीं ही नहीं जाएगी। हेल्पिंग वर्ब ना कह के उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, और वही ऑक्सिलरी वर्ब बच्चा अगर स्टाइल और एक्शन के साथ नहीं है तो वही आपकी होगी मेन वर्ब। क्या होगी? वही होगी मेन वर्ब। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर वो क्या था कि आपने बीइंग बताया था, डूइंग बताया था। डूइंग का मतलब तो आपने बता दिया कि कोई एक्शन होगा, कोई स्टाइल होगा, कोई एक्शन या स्टाइल, ऑब्लिक एक्शन स्टाइल कोई भी होगी सेंटेंस में, वो होगी मेन वर्ब। लेकिन कभी कभी अगर ये इसके एब्सेंस में एक्शन स्टाइल के, आपका मेन वर्ब बनेगा क्या बच्चा? आपका मेन वर्ब बन जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। एक आध एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, ठीक, आई हैव अ कार का देखिए और एग्जांपल देता हूं। आई हैव ड्रीमन दैट कार, आई हैव ड्रीमन दैट कार, ठीक है बच्चा। मैंने लिखा रामू हैज अ पेन। मैंने बेटा दूसरा लिखा श्यामू हैज नॉट अ पेन। अब क्या हो रहा है बेटा, मैंने क्या लिखा, आई हैव अ कार, ठीक है, कोई नहीं, मीनिंगफुल है बच्चा। ये सेंटेंस जो आपका है इसमें हमने यूज किया है ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपके मीनिंगफुल है। ध्यान देना बच्चा, पुराना कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, जब ऑक्सिलरी वर्ब सर सेंटेंस में अकेले होगी ना, अब्सेंस होगा स्टाइल और एक्शन का, यही बेटा आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है मेन वर्ब बनेगी सर, ये मीनिंगफुल होगी। जैसा कि आपको पता है बच्चा, हैव का मतलब पास रखने के सेंस में होता है, पास रखता हूं, पास है, ये इसका सेंस देता है आपका क्या है बेटा, ये जो है आपका है। मैंने दूसरे में लिखा आई हैव ड्रिवन दैट कार, आई हैव ड्रिवन दैट कार ना। मैं इसमें एक सेंटेंस बचाओ लिखता हूं, आई हैव नॉट अ कार, ठीक, डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे समय बेटा, घबराना नहीं है। दूसरा देखिए, आई हैव ड्रिवन दैट कार,
हैव भी है सर यहाँ पे, V3 भी है सर यहाँ पे, मतलब एक्शन या तो कंप्लीट होगा सर या परफेक्ट एक्शन होगा। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, बच्चा वही सेंस होगा। अब क्या हो रहा है, मैंने उस गाड़ी को चलाया है या चला लिया है ना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि ये जो हैव है, अब इसका एक्चुअल मीन्स तो पास रखने से है सर ना, अगर ये मेन वर्ब बनता है तो बाकी कंप्लीट एक्शन दिखाएगा। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान से देखना, ये सर ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि सर ये एक्शन स्टाइल के साथ आया। जब बच्चा आप कार ड्राइव करते हो, गाड़ी को आप चलाते हो, तो कोई ना कोई एक्शन स्टाइल करते हो, कोई ना कोई मूवमेंट होता है, वही होता है आपका मेन वर्ब। तो ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ यूज हुआ आपका हैव, जो कि क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ an auxiliary verb and here it is used like a helping verb। ठीक, ये किसके जैसे यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज हुआ है, बट एक्चुअल में बच्चा ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऐसा कहना कभी बच्चा ये ठीक ही नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बनती है। ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब के साथ आती है तब वह हेल्पिंग वर्ब बनती है। मेन वर्ब मींस एक्शन या स्टाइल। ठीक, आगे बढ़ो। रामू हैज अ पेन, ठीक है, ये भी कोई ठीक, ये भी ठीक है। रामू के पास क्या है बच्चा, पेन है, ये मेन वर्ब है ना। अब आप डायरेक्टली इसको ऑक्सिलरी वर्ब ना कहकर मेन वर्ब भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सर मैंने देखा इसमें एक्शन स्टाइल है ही नहीं, तो वैसे भी डेफिनेटली बनी जाएगी। अब श्यामू हैज नॉट अ पेन, इसको रखते हैं साइड में बेटा। आई हैव नॉट अ कार, इसको भी रखते हैं साइड में। अब यहां समझो ठीक से, अब आप ये बच्चा पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप परिचित होंगे बेटा ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट इट्स अ काइंड ऑफ सेंटेंस। ये क्या है बच्चा, ये सेंटेंस होता है, PI, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको ये बताया गया होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि दुनिया की बेटा दो ही फॉर्म ऐसी हैं जो कैपेबल होती हैं, पावर रखती हैं अकेले आने के लिए। अकेले का मीन्स क्या है बेटा, सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब आने के लिए। ये मात्र दुनिया की दो ऐसी फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं जो पावर रखती हैं आने के लिए। तो देखिएगा अब होने वाला क्या है कि आपका हो गया क्या, V1 और V2 ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होने वाली V1 और V2 कैपेबल है, पावर रखती हैं बच्चा, ये दोनों फॉर्म ऑफ द वर्ब की अकेले आ जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ही सेंटेंस निगेटिव हुआ, जैसे ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, इनकी पावर बेटा गायब हो जा रही है। मतलब क्या है सर कि तुरंत तो आपने नाम सुना होगा बेटा, डू, डज एंड डिड ना। अब इन तीनों के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करते हैं। डू डज हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डिड हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का। सर हमें टेंस नहीं समझना है, हम यहाँ वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो ये वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि V1 V2 भी जो मेन वर्ब है, एक्शन स्टाइल लेकर आती है बेटा, जब तक वह अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तब तक अकेले आ सकती है। बट जैसे ही निगेटिव हुई, उसके साथ कभी आप डायरेक्टली नॉट नहीं लगा सकते हैं, जिसके कारण बेटा हम लोगों ने डू और डज और डिड पढ़ा। बात समझ में आ रही बेटा? जैसे ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सर निगेटिव हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ, तुरंत हमने यूज किसका किया बेटा, डू डज डिड का यूज किया ना। तो आप सिर्फ प्रेजेंट को फोकस मत करिएगा, आप डू डज डिड को देखिएगा। हमें ना तो प्रेजेंट देखना है ना पास्ट ना। तो डू डज डिड का यूज तभी हुआ जब सेंटेंस आपका निगेटिव हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ। तो यहां से बच्चा एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि मेन वर्ब के साथ डायरेक्टली कभी नॉट नहीं लगाया जा सकता है। फिर से सुनिएगा, हम लोग बेटा क्या करते हैं कि मेन वर्ब के साथ कभी कभी नॉट लगा देते हैं, फोकस उतना नहीं करते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे आई हैव नॉट अ कार ना, तो हम लोग बोलते हैं आई हैवंट अ कार, आई हैवंट अ कार। तो देखिए बोलने में सही लग रहा है ना, लेकिन जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, वनडे एग्जाम में बैठते हो, या ग्रामेटिकल एरर, स्पॉटिंग एरर आता है आपका, यहीं पे आप फंस जाओगे कि कभी भी मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है। तो इसके लिए सर क्या होना चाहिए, तो आप सभी को पता है हैव और हैज बेटा। हैव का मतलब V1, हैज का मतलब V5। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बेटा प्लूरल और सिंगुलर का एक ही कॉन्सेप्ट है। V1 का मतलब प्लूरल, V5 का मतलब सिंगुलर। और जितने भी है ऑक्सिलरी वर्ब क्लास में यस लगे हैं, वो सारे होते हैं बच्चा क्या, आपके V5 होते हैं, या आप सिंगुलर कह सकते हो उसको। ठीक, अब इसमें सर क्या है कि जब यूज करना होता है V1, तो बच्चा इसमें भी क्या होता है V1, तो इसके साथ हम लोग डू और डज लगाते हैं।
अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा बहुत ही अच्छे से, जब बेटा क्या होगा हैव और हैज ये मेन वर्ब बनेंगी तो ये हमेशा अपने साथ क्या प्रीफर करेंगी, डू। क्या प्रीफर करेंगी सर, डू। डज का मतलब V5 हो जाता है, डज का मतलब क्या होता है बेटा, डज का मतलब आपका V5 हो जाता है, तो ये सिंगुलर नहीं लेंगी, हमेशा क्या लेंगे बेटा, प्लूरल लेंगे, क्योंकि हैव क्या है आपका V1 ही है बेटा, क्या है V1 है, इसका मतलब क्या है सर, ये है आपका प्लूरल। ठीक है, अब देखिए इसके साथ अगर हमको लिखना है तो क्या लिखना होगा, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार ना। अब ये बच्चा ठीक है, आई डोंट हैव अ कार, ये आपका क्या है, ये आपका ठीक है। जब आपने मेन वर्ब के साथ क्या लगाया, आपने मेन वर्ब के साथ लगा दिया, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद आपने उसमें नॉट लगाया। तो हैव के साथ डायरेक्टली आप बच्चा नॉट नहीं लगाइएगा, हाँ नो लगा सकते हैं, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, बट नॉट नहीं लगाया जा सकता है। ये भी समझ में आया होगा कि मेन वर्ब में डायरेक्टली नॉट नहीं लगाया जाता है। एग्जांपल टू दैट इज आपके सामने है बेटा, बिना मेन वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो, ये भी एग्जांपल आपके सामने है। वर्ब दो प्रकार की, डूइंग और बीइंग, जो बेसिकली बेटा हम लोग बात करते हैं वो है आपकी, और डूइंग वर्ब हमेशा सर स्टाइल या एक्शन होगा, बीइंग वर्ब हमेशा सर आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा जो कुछ होने को दिखाएगा। लेकिन अगर अब्सेंस है मेन वर्ब की, एक्शन और स्टाइल अगर अब्सेंस है बच्चा किसमें, सेंटेंस में, तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आपकी मेन वर्ब बनेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, बिना मेन वर्ब के हम एक भी सिंगल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम ये देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या पार्ट है सर ना, इसमें क्या क्या पार्ट है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी बच्चा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कैसे कैसे क्या पार्ट है। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं अगर बेटा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड भी किए थे, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज उसको बच्चा ठीक से समझाना है ना, ठीक से समझाना है कि कैसे क्या हम लोग उसका यूज करते हैं। जो आपका देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सेंटेंस बनाना, ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं वर्ब कहीं आ जा रहे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन पे। बच्चा ये जो यूज हो रहा है आपका, ये सेंटेंस बनाना ही आप सीख रहे हो। तो सेंटेंस बनाने का सेंस क्या है कि अभी जो सेंटेंस हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ क्यों रहे हैं, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तब तो आपको पता चलेगा सर अच्छा इन चीजों का यूज इसी के लिए हम लोग कर रहे होंगे आगे फ्यूचर में, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा रहा हूँ बेटा तब। अब देखिए क्या होगा, अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। पहला हो गया बच्चा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो गया सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा हो गया सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मैंने इसमें लिखा बेटा 11, मैंने इसमें लिखा 10, मैंने इसमें लिखा 3। तो ये जो आपके 11 है क्या है, जो आपके 11 है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको मैं लिखता हूँ। इसमें बेटा आप लीजिए इज एम आर, वाज, इज एम आर वाज, वर ना, हैज, हैव, had, do, does and did, do, does and did। 3, 3, 6, 3, 9 to 11, ये हो गए आपके 11 कौन सी वो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। यूज बट अभी पढ़ रहे हैं बेटा, यूज हम पढ़ रहे हैं इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब क्या होगा इसमें देखिएगा बेटा, हमने इसमें सिर्फ एक ही चीज छोड़ा है जो फ्यूचर में यूज होने वाली आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। बेटा मैं बार बार ऑक्सिलरी वर्ब का नाम लेता हूं, मैं हेल्पिंग वर्ब इसीलिए नहीं कहता हूं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अभी लोग क्या है कि बच्चों के माइंड में घुस गया कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए अब यहाँ पे आपने सेल और विल का यूज किया था, आपने इसको यहाँ पे नहीं बोला, मतलब सर इसमें इसको शामिल नहीं किया गया। फ्यूचर के ऑक्सिलरी वर्ब को इसमें बेटा शामिल नहीं किया गया, किसमें, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में। अब देखिएगा यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बेटा इनको आप पहले रख दीजिए, विल, सेल, इसी का बच्चा इनडायरेक्ट में जब आप बनाते हो नरेशन में तो वुड होगा पास्ट, सेल का शुड होगा पास्ट। उसके अलावा भी इनके अलग अलग बच्चा प्रॉपर्टीज हैं ना।
अब क्या होगा, विल शैल वुड शुड। अब देखो 10 तो मैंने बोला था, 4 आपका बेटा एकदम इजी हो गया। कैन का हो जाएगा कुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का बेटा हो जाएगा माइट ना। अब बचा 2 शर्त, एक मस्ट हो गया बच्चा, क्या हो गया मस्ट, और एक आउट, क्या हो गया आउट, एक हो गया बेटा क्या आउट। अब क्या होगा जब हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे, ये हो गए कितने बेटा 10। अब देखिएगा 3 और बचा है सर, तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो इसमें बेटा आपका नीड होगा, डेयर होगा और होगा यूज टू। बेटा ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लोग इसको ठीक से समझा कर नहीं पाते हैं, तो बाकी बेटा सबसे इजी होता है ये। देखिए लैंग्वेज है आपकी, लैंग्वेज डिफिकल्ट होती ही नहीं है कभी। अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें बच्चा, तो आपकी लैंग्वेज कभी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप उससे हैबिचुअल नहीं होगे, इंटरेस्ट नहीं है, तब तक तो आपको डिफिकल्ट लगेगी ना। अब देखिए इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले सर जो भी एक्शन टेम्परेरी होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक्शन जो भी होगा टेम्परेरी होगा। एक्शन कैसा होगा बेटा, टेम्परेरी होगा सर। टेम्परेरी का मतलब क्या है सर, टेम्परेरी का मतलब क्या है, इज एम आर। हाँ इसमें देखिएगा टेम्परेरी होगा, दूसरा सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट इट मींस कि ये कुछ होने को दिखाएगा। क्या दिखाएगा बच्चा, कुछ होने को ये दिखाएगा। होने के सेंस में क्या है सर, लाइक ही इज अ बॉय, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ नर्स ना, तो ये सब दिखा रहा होगा ये, तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, एक्शन नहीं होगा। अब टेम्परेरी एक्शन का मतलब आप कॉन्टिन्यूअस में चले जाते हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन टेम्परेरी होते हैं उनके साथ इज एम आर का यूज किया जाता है, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है यदि एक्शन और स्टाइल आई तब। एक्शन या स्टाइल बेटा वही है, अथवा में होता है, अगर दोनों ये आए तब, अदरवाइज इनके साथ नाउन आएगा, वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा ना। तो ये सब टेम्परेरी क्या है, तो एट द टाइम ऑफ सीइंग एक्शन इज कंटिन्यू, एट द टाइम ऑफ सीइंग एक्शन इज कंटिन्यू। जब बच्चा आप देख रहे होते हो तब एक्शन या स्टाइल, उसे आप कैसा कह सकते हो सर, कि जब हम देख रहे होते हैं तो जो भी काम होता है वो स्टार्ट रहता है, मतलब चल रहा होता है, कंटिन्यू रहता है। तो एक्शन स्टाइल मींस का मतलब क्या है, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई स्टाइल, एक्टिविटी ना, कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चा क्या होगी, चल रही होगी, तो उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप कहते हो एट द टाइम ऑफ सीइंग एक्शन इज कंटिन्यू। देखते ही समय क्या होगा, लाइक देखिए एग्जांपल, एकदम सीधा एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ये क्या है, आई एम टीचिंग यू। आप हमको बेटा देख पा रहे हो जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या आपको से पढ़ाता ही रहूंगा सारा दिन, नहीं सर, कुछ टाइम होगा, मान लीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ना, एक ड्यूरेशन होगा, एक पीरियड होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, तब आप बोल ही नहीं सकते हो, तब आप बोल ही नहीं सकते। मतलब टेम्परेरी एक्शन ऐसा एक्शन होता है कि सर अगर इसको बोलना है तो ये हमको जो एक्शन स्टाइल है हमको दिखना चाहिए खो रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेरी एक्शन। और मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो ये हो गया बीइंग ना, आई एम अ टीचर, कोई एक्शन नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बट हमने एम का यूज किया है, नाउन का यूज किया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब ये टेम्परेरी एक्शन क्या हो गया, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप हमको देख पा रहे हो, एट द टाइम ऑफ सीइंग एक्शन इज कंटिन्यू, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हो गया आपका टेम्परेरी। ठीक इसी का बेटा उल्टा होगा आपका वाज और वर। वाज वर आपका सिंपल पास्ट में जाएगा सर, तो एक्शन नहीं होगा इसमें, क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो यूज होने वाली आपकी यही बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन रही होगी और कुछ होने को दिखा रही होगी, बीइंग समथिंग। अब क्या होगा कि जो पास्ट का एक्शन होगा, जो एक्शन पास्ट का टेम्परेरी रहा होगा, जो एक्शन पास्ट का टेम्परेरी रहा होगा, उसके साथ भी आप यूज करते हो, लाइक क्या, कि वह वहां जा रहा था, वह वहां जा रहा था, तो आपने जब उसको देखा, ही वॉज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा था, ही वॉज गोइंग देयर, तब आपने उसको देखा था जाते हुए, तब आपने कहा कि वह वहां जा रहा था। बहुत सारे मिथ हैं बेटा टेंस को लेकर, हम जब टेंस आपको पढ़ाएंगे तो टेंस से आप इतना ज्यादा फैमिलियर होगे कि टेंस में एक्चुअल में आप देखोगे कुछ है ही नहीं, वर्ब से ही आप कनेक्ट करके पूरा पढ़ डालोगे। अभी ऑक्सिलरी वर्ब पूरा आपको पढ़ा दी जाए बेटा, विल और शैल को इंक्लूड कर दें इसमें, तो आप देखोगे कि आपका टेंस यहीं पे खत्म हो गया। टेंस आपका एक्शन बेस्ड है। अब मैं एक्शन बेस्ड क्यों कह रहा हूं, कि जो कि आपकी वर्ब है बेटा, मैं वहीं से एक बार, अभी जो आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था टेंस एक्चुअल में 2 ही होते हैं ना। हम लोग फ्यूचर नाम का जो सेंटेंस होता है, जो फ्यूचर का सेंटेंस होता है, ट्रांसलेट करने के लिए विल और शैल का यूज करते हैं।
तो ये चीजें हैं। तो एक्चुअल में जो आपका एक्शन है, स्टाइल है, कहीं ना कहीं वो वही वर्ब होता है और वर्ब से ही आपका टेंस कनेक्ट है। तो चीजें तो कहीं ना कहीं दूसरे से क्या है बच्चा, कंबाइन है ना, जुड़ी हुई हैं, तभी चीजें क्या होती हैं कि अगर अच्छे से इसको आपने पढ़ लिया टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब हैज और हैव देखिएगा और हैड भी देख लीजिएगा। हैज, हैव, हैड। अब इनका देखिए हैज हैव का यूज हम लोग बच्चा करते हैं प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट का एक्शन कंप्लीट हो। एक्शन मैंने कहा, ध्यान दे सुनिएगा, एक्शन अगर कंप्लीट है तब, एक्शन कंप्लीट है तब इसका हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट का, और ये लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यही जो फॉर्म है आपकी कंप्लीट एक्शन को दिखाती है। इसी की बनती है पैसिव, इसी की बनती है डायरेक्ट पैसिव ना। अब क्या होगा, हेड। हाँ, इसके अलावा ये मेन वर्ब का काम, ये सारी वर्ब्स जितनी भी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये सब मेन वर्ब बनेंगी। कब बनेंगे सर, जब इनके साथ एक्शन और स्टाइल वर्ब ना हो। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सर जो है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये भी तो यूज होती हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट एक्शन बच्चा आ सके, या कुछ ना कुछ होने को दिखाएंगी या कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आएंगी, तो उसमें एक्शन स्टाइल भी होगा। और बीइंग समथिंग का तो चांस होने को तो कुछ दिखा ही नहीं रही होंगी, ये जो भी दिखाएंगी ये एक्शन स्टाइल दिखाएंगी। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बहुत क्लियरिटी रहेगी आपके कॉन्सेप्ट में, मतलब जो बेसिक आपने पकड़ लिया है ना रूल, जो कॉन्सेप्ट बेसिक आपने पकड़ लिया है ना बेटा, वही हर जगह अप्लाई होता रहेगा। तो घबराने की जरूरत ही नहीं, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। आप चाहे जितने फ्रेशर हों, अभी तो ये डेमो चल रहा है, जब सारी चीजें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दी जाएंगी तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमें मिल रहा है, अभी तो ये डेमो है ना। अब हेड का यूज सिर्फ पास्ट में होता है बेटा, नो सिंगुलर नो प्लूरल। जो हेड का यूज होता है वो पास्ट के कंप्लीट एक्शन को दिखाएगा। अब मैं ये भी बता दूं यहीं पे, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये बेटा अगर जो आप पास्ट का मतलब समझते हो, हेड तो मतलब ये है कि V3 लगाने से कोई भी बन जाता है, और ये सिंगल क्लॉज में कभी इसका यूज ही नहीं होता है। मैं बता दे रहा हूँ अभी, सिंगल ये मोर पास्ट होता है बेटा, ये पास्ट नहीं होता, ये मोर पास्ट होता है। हेड का यूज हम लोग जब एक्शन स्टाइल के साथ करते हैं, सिंगल क्लॉज में इसका यूज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सर मोर पास्ट होता है। तो ये V2 के साथ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट साथ में आएगा बेटा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट एक्शन दिखाएगा, ये भी कंप्लीट एक्शन दिखाएगा, तो कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। तो जो ग्रामेरियन है बेटा वो कॉन्सेप्ट जो दिए हमको उसी को फॉलो करना है, और जो उनका फॉलो कुछ हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, गलत नहीं है, हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, जो हमको शुरू से पढ़ाया गया है वही गलत पढ़ा दिया गया है, हमको बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, बस हो गया। तो ये हम लोग मोर पास्ट में पढ़ रहे होंगे। डू डज बेटा ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहे होंगे कि मैं करता था, नहीं करता था, या इंट्रोगेटिव में, मतलब सर जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने क्या कहा, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तब हम यूज करते हैं डू डज का। डू का यूज बेटा प्लूरल के साथ, डज का यूज सिंगुलर के साथ। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं बेटा आपको समझा चुका हूं कि जो एकदम सिंपल सी बात है, जो बच्चे प्लूरल सिंगुलर में कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो इत्तू से हो चाहे वो इत्तू से हो, ध्यान दे लीजिए कि जिस भी बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब के लास्ट में यस लगा है वो हमेशा सिंगुलर होंगे, लास्ट में यस लगा है वो हमेशा सिंगुलर होंगे, बाकी तो सर प्लूरल ही होंगे, तो उसमें कुछ सोचने जैसा है नहीं। आपने डू को देखा है, इसमें नहीं लगा कि प्लूरल है, डज है बेटा तो यस लगा है, यस तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। मैंने इज को देखा है, इज बच्चा क्या है, सिंगुलर है आपका, एम का कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा जो आई के साथ फॉलो होगा। वाज भी बेटा क्या है, सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। तो ये जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके साथ क्या ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है, तब बेटा यहाँ पे क्या है, सारी चीजें क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो घबराना नहीं है। जिसके ऑक्सिलरी वर्ब के लास्ट में यस लगा है सिंगुलर होगी, साथ में लगाइएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल होनी है बच्चा तो प्लूरल लगाइएगा। डिड क्या है, तो सर डिड पास्ट का है, मैंने भी देखा था कि जो V1 V2 था, अगर अफर्मेटिव है उनका सेंटेंस तो उनका यूज हम लोग करते हैं बेटा, उनके साथ जो यूज होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो उसको अब हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, तो डू डज डिड होती है। डिड किसकी हो गई सर, पास्ट के लिए, डिड का यूज पास्ट के लिए। तो आप जब गौर से देखोगे बेटा पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कहीं लोचा ही नहीं है टेम्परेरी को छोड़कर, और टेम्परेरी में भी मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, उसमें भी सिंगुलर प्लूरल का लोचा जो आप टेम्परेरी पढ़ते हो, आई के साथ वाज क्यों लग रहा है मैं वो भी आपको बताऊंगा, मैं वहां पे बेटा आपको बता रहा हूँ।
कहीं ये लिखा ही नहीं है कि आपका आई प्लूरल है, हमेशा ये प्लूरल प्रीफर करेगा। प्रेजेंट में बेटा आपने एम लगाया, उसके लिए स्पेशल था, कहीं लिखा है एम प्लूरल है। आपने बेटा वाज लगाया ले जाके कहा पास्ट में, और आप जब फ्यूचर बनाते हो उसका, फ्यूचर में बेटा मॉडल का यूज होता है, नो सिंगुलर नो प्लूरल वाला सिस्टम इनके साथ होता है। इट्स डिपेंड ऑन सेंस बिकॉज इट्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग इसको देख रहे होंगे बेटा, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सेंस पे डिपेंड करते हैं कि अर्थ क्या निकल रहा है, तो हम सारी चीजें देख रहे होंगे। तो डिड का यूज हम लोग किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। सेंटेंस नेगेटिव हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ तो इसका मैं वाज का बेटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है जब हम लोग टेंस पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस को मैंने समझा। अब इस पे बेटा आप प्रैक्टिस करिएगा, जो जो मैं एक्शन बताया हूं उस एक्शन को बना के आप प्रैक्टिस करिएगा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। जो भी पिछला कॉन्सेप्ट बताया है उसको जरूर पढ़िएगा। आप इसको बेटा क्या करिए, रिवाइज करते रहिए। आपके लिए मैटर इतना कंटेंट चला गया है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करता हूं बेटा कि 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन और डेमो देता हूं और अच्छा अच्छा कुछ टॉपिक आपके लिए स्पेशल अब निकाल के टॉपिक लाता हूं ना, तो उसके बाद बेटा हम लोग जब आएंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको मजा आने वाला है। ये तो डेमो है बेटा, डेमो का मतलब क्या हो गया सर कि हम लोग इन चीजों को इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, सिर्फ इतना ही है ना। आज के लिए बेटा इतना ही था। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।